हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सोनम कुमारी और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आज के सेशन में। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, आपके संविधान की विशेषता के बारे में पढ़ने वाले हैं। यानी ये जो आपका एम लक्ष्मीकांत बुक का जो हम लोग सीरीज लेकर चल रहे हैं, उसका ये क्या है, आपका थर्ड चैप्टर है। पहले चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था, आपके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में पढ़ा था। फिर हमारा सेकेंड चैप्टर क्या हुआ था, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी हमारे संविधान का निर्माण कैसे होता है। फिर जो हमारा आज का चैप्टर होने वाला है वह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये जो आपकी संविधान की विशेषता है, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन क्या होते हैं ना, कि भर भर के पूछे जाते हैं। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, बहुत अच्छे से करेंगे। आपके प्री में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपके मेंस में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके संविधान की विशेषता से, यानी फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी हमारे संविधान की हमने निर्माण तो पढ़ लिया, कैसे कैसे हुआ। अब हम लोग क्या देखेंगे कि हमारे संविधान की क्या क्या विशेषता है, वो सारी बातें जानेंगे। तो देखिए, अगर संविधान की विशेषता की हम लोग बात करते हैं, यानी संविधान की, यहाँ पे 1 मिनट, निम्नलिखित कारण है, ठीक है। देखिए, तो अगर हम लोग क्या करते हैं, अपने संविधान की विशेषता की बात करते हैं। अब हम लोग अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो जो पहला बात आता है इसकी विशेषता, कि जो हमारा भारतीय संविधान है वह क्या है, सबसे लंबा लिखित संविधान है। यानी अगर हम लोग भारतीय संविधान की बात करते हैं, तो जो हमारा भारतीय संविधान है वह पूरे विश्व में क्या है, सबसे बड़ा क्या है, लिखित संविधान है। जिसका कारण है कि हमने बहुत से देशों से क्या किया है, कुछ न कुछ अपनाया है। जैसे फंडामेंटल राइट हो गया, हमने अमेरिका से लिया है। जैसे आपका डीपीएसपी हो गया, हमने आयरलैंड से लिया है। तो ये भी कारण है कि हमारा जो भारत का संविधान है वह क्या है, सबसे लंबा लिखित संविधान है। तो जब सबसे लंबा लिखित संविधान है, तो इसके बारे में हम लोग कुछ जान लेते हैं। तो थोड़ा सा कुछ जानकारियां हैं जो कि बेसिक है, इसे जान लेते हैं, ठीक है। देखिए, आपके मूल संविधान में क्या थे, 395 अनुच्छेद था और आपके 22 भाग थे और 8 अनुसूचियां थी। लेकिन वर्तमान में हम लोग अगर इसका देखते हैं सिचुएशन, मतलब वर्तमान में कैसा इसका है, तो देखते हैं कि हमारा 470 अब अनुच्छेद हो गया है, आपके 25 भाग हो गए हैं और 12 अनुसूचियां हो गई है। यानी जो हमारे अनुच्छेद है वो बढ़ते जा रहे हैं, जो भाग है वो भी बढ़ गया और जो अनुसूची है वो भी बढ़ गया। तो अब हमारा क्वेश्चन आता है कि भारतीय संविधान के लंबा होने के पीछे क्या कारण है। तो अब हम लोग उसी बात को जानेंगे कि जो आपका भारतीय संविधान है, यानी भारतीय संविधान के लंबा होने के पीछे निम्नलिखित कारण है। तो जो आपका पहला कारण आता है कि हमारा जो, मतलब अब हम आपको ये बता रहे हैं कि जो हमारा भारतीय संविधान है वह सबसे लंबा क्यों है। तो जो पहला कारण है वह क्या है, आपका भौगोलिक कारण। भौगोलिक भौगोलिक कारण, ठीक है। भौगोलिक कारण, भौगोलिक कारण का मतलब क्या हुआ कि जो हमारे भारत का जियोग्राफी है वो भी क्या करता है, एक मतलब कारण बन जाता है हमारे संविधान का लंबा होने का। तो भौगोलिक कारण में हम लोग लिखेंगे भारत का विस्तार, भारत का विस्तार एवं विविधता, एवं विविधता, ठीक है। यानी हमने क्या कहा कि आपके भारतीय संविधान के लंबा होने के पीछे का कारण क्या है, तो हमने बताया निम्नलिखित कारण है। पहला कारण क्या है मैम, भौगोलिक कारण, यानी जियोग्राफिकल रीजन। जियोग्राफिकल रीजन में हम लोग क्या जानते हैं कि भारत का इतना बड़ा विस्तार है और इतनी सारी क्या है, डाइवर्सिटी है, यानी विविधता है। जैसे विविधता हम लोग क्या कह सकते हैं कि धर्म में हम लोग देख रहे हैं, आपके संस्कृति में देख रहे हैं, खान पान में देख रहे हैं। जैसे नॉर्थ वाले लोगों का अलग कल्चर है, साउथ वाले लोगों का अलग कल्चर है। तो ये भी क्या बन जाता है, हमारा एक कारण बन जाता है कि इतनी बड़ी क्या हो गई है, हमारा संविधान बन गया है, ठीक है। तो भारत का विस्तार एवं विविधता। और आपका दूसरा कारण क्या बनता है, भारत के लंबा होने के पीछे का दूसरा कारण क्या है आपका, देखिए जम्मू कश्मीर को छोड़कर, यहाँ पे पहले मैं आपको लिख दे रही हूँ फिर समझाऊंगी, ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर को छोड़कर केंद्र केंद्र व राज्य के लिए एक ही संविधान, एक ही संविधान। आपको बता दें कि आज
तो हमारा जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हट गया। लेकिन पहले क्या हुआ करता था कि हमारे जो संविधान है उसकी जो भी प्रावधान हुआ करती थी यह हमारे जम्मू कश्मीर में नहीं लागू हुआ करता था। तो वही बताया गया है कि जम्मू कश्मीर को छोड़कर हमारे केंद्र और राज्य के लिए क्या बनाना था, आपका एक ही संविधान बनाना था। ये भी एक कारण हो जाता है हमारे संविधान के लंबा होने का। लंबा क्यों है? क्योंकि हमारे भारत में इतने सारे स्टेट है यानी राज्य है और फिर हमारा केंद्र भी है। तो केंद्र और राज्यों के लिए क्या बनाना था, एक ही संविधान बनाना था। ये नहीं है हमारे भारत में कि आपके सभी राज्यों के लिए अलग संविधान है और केंद्र के लिए अलग संविधान है। नहीं, सबके लिए क्या है, हमारा ओनली वन कॉन्स्टिट्यूशन है। तो हमारा दूसरा कारण ये बन जाता है। और आपका तीसरा कारण क्या होता है कि जो हमारी संविधान सभा थी उसमें क्या था, हमारे कानून विशेषज्ञों का क्या था, प्रभुत्व था। यानी जिन लोगों ने भी संविधान सभा को बनाया वो बहुत क्या थे, ज्यादा पढ़े लिखे थे और वो कानून के अच्छे जानकार थे। तो उन्होंने भी सारी बातें समझ कर सोच कर क्या किया है, हमारे संविधान को बनाया है। तो यहाँ पे लिखना है संविधान सभा में, संविधान सभा में कानून विशेषज्ञों विशेषज्ञों का प्रभुत्व ठीक है। तो हमने क्या कहा, पहला तीसरा कारण क्या बन जाता है हमारे संविधान के लंबा होने का, तो संविधान सभा में कानून विशेषज्ञों का प्रभुत्व, यानी जिन लोगों ने भी हमारे संविधान को मिलकर बनाया है वो बहुत अच्छे क्या थे, तो कानून के जानकार थे। तो ये भी आपका कारण बन जाता है आपके भारत के संविधान के सबसे लंबा और लिखित होने का। ठीक है। और हमारा चौथा कारण क्या हो जाता है, आपके 1935 का एक्ट। तो हम लोग क्या लिखेंगे, ऐतिहासिक कारण। ऐतिहासिक कारण में हम लोग देखते हैं कि जो हमारे 1935 का भारत शासन अधिनियम था उससे हमारे संविधान का 70% क्या किया गया है, भाग लिया गया है। तो 1935 का भारत शासन अधिनियम, 1935 का आपका भारत शासन अधिनियम। तो ये आपका हो जाता है ये चार कारण जो कि हमारे भारत के संविधान के सबसे लंबा होने का कारण है। पहला कारण क्या हो गया, भौगोलिक कारण, जो कि भारत का विस्तार इतना बड़ा है और यहाँ पर इतनी ज्यादा विविधता है कि ये कारण एक बन जाता है। दूसरा कारण क्या बनता है मैम, हमारा जो जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर को छोड़कर हमारे केंद्र व राज्य के लिए एक ही संविधान बनाना था, ये भी कारण हो जाता है। फिर तीसरा कारण क्या बन जाता है, आपके संविधान सभा में कानून विशेषज्ञों का प्रभुत्व, यानी जिन लोगों ने भी संविधान सभा को बनाया है वो कानून के बहुत अच्छे जानकार थे। फिर हमारा चौथा क्या कहता है, ऐतिहासिक कारण। ऐतिहासिक कारण में हम लोग देखते हैं कि जो आपका 1935 का भारत शासन अधिनियम है उसका हम लोग 70% भाग लेते हैं, तो वो एक हमारा कारण बन जाता है। तो जो हमारी पहली विशेषता है जो कि क्या है, आपका सबसे लंबा लिखित संविधान, वो हमारा होता है कंप्लीट। ये हमारा क्या था, आपका पहली विशेषता। अब आते हैं हम लोग अपने संविधान की दूसरी विशेषता पे कि हमारे संविधान का दूसरा विशेषता क्या, जो दूसरी विशेषता है वह क्या कहता है। तो देखिए पहले मैं आपको लिख रही हूँ फिर आपको मैं समझाऊंगी। ठीक है। एकात्मक के साथ संघीय व्यवस्था की ओर झुकाव। तो हमने क्या कहा कि आपका दूसरा विशेषता क्या हो जाता है, एकात्मक के साथ संघीय व्यवस्था की ओर झुकाव। अब सबसे पहले आपको एकात्मक समझना होगा और आपको संघीय व्यवस्था को समझना होगा। ठीक है, कि हमारा ये संघीय व्यवस्था क्या हो रहा है, थोड़ा सा समझा दीजिए मैम, तब तो हमको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है। तो देखिए एकात्मक का मतलब क्या होता है कि जो हमारी सारी शक्तियां है केंद्र के पास चली जाती है। ऐसा हम लोग कब देखते हैं, तो अपने आपातकालीन प्रावधान के समय देखते हैं, यानी जब हमारे देश में इमरजेंसी लागू होता है तो उस समय पे हम लोग क्या देखते हैं कि जो सारी शक्तियां है किसकी, राज्यों की, वो सब किसके पास चली जाती है, केंद्र के पास चली जाती है। तो उसी को हम लोग एकात्मक कहते हैं।
फिर हमारा दूसरा क्या आता है, संघीय व्यवस्था यानी फेडरल सिस्टम। तो संघीय व्यवस्था का मतलब ही होता है कम से कम दो स्तर की सरकार, यानी एक हमारी केंद्र सरकार होनी चाहिए और दूसरी आपकी राज्य सरकार होना चाहिए। और हम लोग देखते हैं कि किस तरह से हमारे केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में शक्तियों का विभाजन किया गया है। तो आपको एकात्मक समझ में आ गया कि मैम जो पावर है वो सबके पावर को हमने कहाँ दे दिया, तो सेंटर को दे दिया। और जो हमारा संघीय व्यवस्था है, संघीय व्यवस्था का मतलब ही होता है कम से कम दो स्तरों की सरकार। तो वहीं आपका जो दूसरी विशेषता है हमारे संविधान की, वह क्या है कि एकात्मक के साथ संघीय व्यवस्था की ओर झुकाव। तो यहाँ पे लिखना है संघीय व्यवस्था का मतलब क्या होता है, अभी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए लिखिए, संघीय व्यवस्था का मतलब ही होता है, मतलब ही होता है कम से कम दो स्तरों की सरकार, दो स्तरों की सरकार। ठीक है, कम से कम दो स्तर की सरकार तो होनी ही चाहिए। जैसे आपका क्या हो गया, जैसे आपका हम लोग देखते हैं कि सबसे ऊपर क्या है, तो हमारी केंद्र सरकार है, सबसे ये एक सरकार हो गई और ये हमारी दूसरी सरकार हो गई। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं कि आपकी केंद्र सरकार है, केंद्र, और यहाँ पे क्या है, आपकी राज्य सरकार है, राज्य सरकार है। ठीक है, तो संघीय व्यवस्था का मतलब ही क्या होता है, कम से कम दो स्तर की सरकार होना जरूरी है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया संघीय व्यवस्था। अब हम लोग देखते हैं आपके एकात्मक व्यवस्था को। एकात्मक व्यवस्था कब होता है, तो एकात्मक व्यवस्था की अगर हम लोग बात करते हैं तो देखिए, अब कैसे आपको एकात्मक व्यवस्था भारत में देखने को मिलता है। तो हम लोग देखते हैं कि आपातकालीन स्थिति में, आपातकालीन स्थिति में क्या होता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बिना परिवर्तन किए क्या हो जाता है कि जो राज्यों की सारी शक्तियां होती है वह किसके पास चली जाती है, तो आपके केंद्र के पास चली जाती है। तो यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं कि यहाँ पर बिना कोई परिवर्तन किए हमें एकात्मक व्यवस्था भी देखने को मिलता है। तो यहाँ पे लिखना है कि आपातकालीन स्थिति के समय, आपातकालीन स्थिति के समय, स्थिति के समय, आपातकालीन स्थिति के समय संविधान में बिना परिवर्तन किए, संविधान में बिना परिवर्तन किए, बिना परिवर्तन किए राज्य की सारी शक्तियां कहाँ चली जाती है, तो आपके केंद्र के पास चली जाती है। राज्य की सारी शक्तियां, राज्य की सारी शक्तियां, सारी शक्तियां केंद्र के पास चली जाती है, चली जाती है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या देखते हैं कि ऐसे तो हमारे भारत में क्या देखने को मिलता है कि जो शक्ति है यानी जो पावर है वह हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट और हमारे स्टेट गवर्नमेंट के बीच में क्या है, विभाजित है। लेकिन आपने एक हमारे यहाँ पे सिचुएशन देखा, कैसा देखा कि जो आपका आपातकालीन स्थिति है उसमें हम लोग क्या देखते हैं कि हमारे संविधान में बिना कुछ परिवर्तन किए क्या होता है कि जो हमारी राज्यों की सारी शक्तियां हैं वह किसके पास चली जाती है, तो आपके केंद्र के पास चली जाती है, केंद्र के पास चली जाती है। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं कि आपका संघीय व्यवस्था होने के साथ साथ हमारा क्या है, तो एकात्मक की ओर झुकाव है। तो हमने दो बातें समझ लिया, अपने एक संघीय व्यवस्था को देख लिया। संघीय व्यवस्था का मतलब क्या होता है कि जो सरकार है वह कम से कम दो स्तरों की होनी जरूरी है, एक आपका केंद्र सरकार हो गया और दूसरी आपकी राज्य सरकार हो गई।
दूसरी आपकी राज्य सरकार हो गई। फिर हमने क्या देखा, एकात्मक को हमने समझा कि मैम हमारे आपातकालीन स्थिति में हम लोग क्या देखते हैं कि हमारे संविधान में बिना परिवर्तन किए जो राज्य की शक्तियां है वह किसके पास चली जाती है, तो आपके केंद्र के पास चली जाती है। अब आपसे यूपीएससी मेंस में क्वेश्चन पूछा गया है कि हमारे भारत की ऐसी कौन सी विशेषता है जो कि हमारे भारत को एकात्मक बनाती है, और ऐसी कौन सी विशेषता है जो कि हमारे भारत को संघीय व्यवस्था के रूप में मतलब कि दर्शाती है या चित्रित करती है। ठीक है, हमने क्या बोला कि आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि ऐसी कौन सी व्यवस्था है जो कि भारत को एकात्मक बनाती है, और ऐसी कौन सी व्यवस्था है जो कि हमारे भारत को संघीय बनाती है। तो उसे थोड़ा सा हम लोग देखना है कि ऐसी कौन से हमारे यहाँ पे प्रावधान है जिससे हमें पता चलता है कि हाँ हमारे भारत में एकात्मक व्यवस्था भी है, और ऐसे कौन से प्रावधान है जिससे हमें पता चलता है कि हमारे भारत में संघीय व्यवस्था यानी फेडरल सिस्टम है। संघीय व्यवस्था का मतलब क्या होता है कि जो शक्ति है वह कम से कम दो स्तर, जो सरकार है वो कम से कम दो स्तरों की होनी जरूरी है। तो देखिए अब यहाँ पे आप लोग एक क्वेश्चन लिखेंगे, अगर मैं यहीं पे लिखना चाहूँ, चलो अगले स्लाइड पे ले लेते हैं। ठीक है, कि ऐसी कौन सी व्यवस्था है जो कि भारत को एकात्मक बनाती है, यहाँ पे क्वेश्चन लिखना है। ऐसी कौन सी विशेषता है, कौन सी विशेषता है जो कि भारत को एकात्मक बनाती है, एकात्मक बनाती है, तथा ऐसी और कौन सी व्यवस्था है, तथा और ऐसी कौन सी व्यवस्था है जो कि हमारे भारत को संघीय बनाती है। ठीक है, और ऐसी कौन सी व्यवस्था है, कौन सी व्यवस्था है जो कि हमारे भारत को क्या करती है, संघीय बनाती है, जो कि भारत को संघीय बनाती है, संघीय बनाती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको यहीं पे शॉर्ट रूप में यानी शॉर्ट तरीके से बहुत ही आसानी से आपको बता रही हूँ। ठीक है, तो एक तरफ हमें लिखना है अपने एकात्मक को, और दूसरे तरफ हमें क्या लिखना है, संघीय व्यवस्था को। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि ऐसे कौन कौन से प्रावधान है जो कि हमारे भारत को एकात्मक बनाते हैं और आपके भारत को संघीय बनाते हैं। तो आपको यहाँ पर क्या लिखना है, यहाँ पर लिखना है एकात्मक, एकात्मक, और फिर यहाँ पे हम लोग बीच में एक बॉर्डर बना देंगे जैसे भारत पाकिस्तान के बीच में। ठीक है, तो एकात्मक हो गया, और यहाँ पे हम लोग को क्या लिखना है, संघीय व्यवस्था, संघीय संघीय व्यवस्था। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन का पूछा गया है, क्या पूछा गया है, क्या पूछना चाहते हैं हम भी आपसे कि ऐसी कौन सी व्यवस्था है जो कि हमारे भारत को एकात्मक बनाता है, और ऐसी कौन सी व्यवस्था है जो कि हमारे भारत को संघीय बनाता है। तो सबसे पहले हम लोग एकात्मक पर आते हैं कि कौन सी विशेषता है कि एकात्मक बनाती है। तो हम लोग क्या देखते हैं कि हमारे भारत में क्या है, सिंगल सिटीजनशिप है, यानी एकल नागरिकता है। जैसे हमारे यहाँ पे केंद्र की अलग नागरिकता नहीं है और राज्य की अलग नागरिकता नहीं है जैसे आपके अमेरिका में है। तो इस तरह हमें पता चलता है कि हमारे भारत में क्या है, एकीकृत मतलब क्या है, एकात्मक व्यवस्था है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखिए सिंगल सिटीजनशिप यानी एकल नागरिकता, जो कि क्या दिखाता है कि हमारे भारत में एकात्मक व्यवस्था है। फिर दूसरा क्या आता है कि जो हम लोग देखते हैं कि जो हमारे राज्यपाल होते हैं, जो कि जो आपके राज्यपाल होते हैं वह काम कहाँ करते हैं, तो आपके राज्यों में। लेकिन अगर उनके नियुक्ति की बात करते हैं कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो आपके केंद्र सरकार यानी हमारे आपके प्रेसिडेंट द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं कि नियुक्ति किसके द्वारा हो रही है, केंद्र द्वारा हो रही है, लेकिन ये काम कहाँ कर रहे हैं, राज्य में कर रहे हैं। तो यहाँ पे लिखिए केंद्र द्वारा राज्यपाल की
राज्यपाल की नियुक्ति, राज्यपाल की नियुक्ति। फिर हम लोग तीसरी विशेषता की अगर बात करें कि कौन सी ऐसी विशेषता है जो कि भारत को एकात्मक बनाता है, तो आपकी तीसरी विशेषता हो जाती है अखिल भारतीय सेवा, यानी ऑल इंडिया सर्विस। जैसे हम लोग देखते हैं कि जो आपके आईएएस होते हैं, जो कि आपका सपना है, आईएएस होते हैं, आईपीएस होते हैं, आईएफएस होते हैं, इनकी नियुक्ति हम लोग देखते हैं कि केंद्र सरकार द्वारा होती है, लेकिन यह सेवा कहाँ देते हैं, तो राज्यों में देते हैं। तो ये भी क्या दर्शाता है कि हमारे भारत में एकात्मक व्यवस्था है। तो यहाँ पे लिखिएगा ऑल इंडिया सर्विस लिख लीजिए या अखिल भारतीय सेवा लिख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लीजिए अखिल भारतीय सेवा। अखिल भारतीय सेवा में आपके कौन कौन आ जाएंगे, आपका आईएएस आ जाएगा, आईएएस, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, ठीक है। इनकी नियुक्ति किसके द्वारा होती है, तो आपके केंद्र सरकार द्वारा होती है, लेकिन यह अपना सेवा कहाँ देते हैं, तो राज्यों में देते हैं। तो इससे पता चलता है कि हमारे भारत में क्या है, आपकी एकात्मक व्यवस्था है। फिर अगर हम लोग चौथे विशेषता की बात करते हैं, ऐसी कौन सी विशेषता है, तो जो आपके चौथे नंबर की विशेषता है वह क्या है, आपकी एकीकृत न्यायिक प्रणाली, यानी इंटीग्रेटेड जुडिशियरी सिस्टम। तो यहाँ पे लिखना है इंटीग्रेटेड जुडिशियरी सिस्टम, इंटीग्रेटेड जुडिशियरी सिस्टम। यानी हम लोग देखते हैं कि हमारे भारत में जो न्याय देने वाली संस्था है सबसे अपेक्स पे, यानी सबसे सर्वोच्च क्या है, तो हमारी सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है। तो ये भी क्या दर्शाता है, हमारे भारत में एकात्मक व्यवस्था है। अब ये चार व्यवस्था आपके लिए बहुत अच्छा है एग्जाम्पल। अब हम लोग आते हैं अपने संघीय व्यवस्था पे कि ऐसी कौन सी विशेषता है जो कि भारत को संघीय बनाती है। तो जो पहली विशेषता आती है वह क्या है, शक्तियों का विभाजन। शक्तियों का विभाजन हमने देखा कि किस तरह से केंद्र और राज्यों के बीच में आपके शक्तियों का विभाजन किया गया है। तो देखिए यहाँ पे लिखना है शक्तियों का विभाजन। जैसे हम लोग देखते हैं कि किस तरह से आपकी तीन सूचियां बनाई गई है। एक आपकी बनाई गई है संघ सूची, संघ सूची पे कानून कौन बनाएगा, तो हमारी केंद्र सरकार बनाएगी। फिर आपकी दूसरी क्या आ जाती है, आपकी आ जाती है राज्य सूची, राज्य सूची। राज्य सूची के बाद जो हमारी तीसरी आ जाती है वह क्या आती है, आपकी समवर्ती सूची, समवर्ती सूची। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि किस तरह से आपके केंद्र और राज्यों के बीच में क्या किया गया है, तो शक्तियों का विभाजन किया गया है। यानी संघ सूची पे केवल केंद्र कानून बनाएगी, राज्य सूची पे केवल राज्य कानून बनाएगी, और समवर्ती सूची पे जो आपका केंद्र और राज्य दोनों कानून बनाती है। लेकिन अगर दोनों के बीच में कन्फ्लिक्ट होता है तो किसका कानून लागू होगा, केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया, ठीक है। फिर हम लोग दूसरी अगर व्यवस्था की बात करें तो दूसरी व्यवस्था क्या है, आपका लिखित संविधान, लिखित संविधान। यानी हमारे संविधान में ही लिख दिया गया है कि आपके केंद्र और राज्यों के बीच में क्या होगा, शक्तियों का विभाजन किया गया है। जैसे हम लोग संविधान के अपने 7वीं अनुसूची में देखते हैं तो क्या किया गया है, हमारे शक्तियों का विभाजन किया गया है, किसके बीच, केंद्र और राज्य के बीच। और हमारी तीसरी व्यवस्था क्या आ जाती है, आपकी आ जाती है स्वतंत्र न्यायपालिका, स्वतंत्र न्याय पालिका, ठीक है। स्वतंत्र न्यायपालिका का मतलब क्या होता है कि हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि आपके सभी राज्यों के लिए एक अलग अलग से क्या है, हाई कोर्ट है, और हमारे केंद्र के लिए क्या है, एक अलग से सुप्रीम कोर्ट है जो कि सबके लिए है, ठीक है। तो यहाँ पे ये तीन विशेषता हो गई जो कि संघीय व्यवस्था के रूप में इसे दर्शाती है, और यहाँ पे ऐसी चार व्यवस्था होगी जो कि आपकी एकात्मक व्यवस्था को क्या करती है, दर्शाती है। तो जो हमारी पहली विशेषता था उसे तो हमने देख लिया, और जो हमारी दूसरी विशेषता है आपका एकात्मक के साथ संघीय व्यवस्था की ओर झुकाव, ये भी क्या होता है, कंप्लीट होता है। अब आते हैं हम लोग अपने तीसरी विशेषता पे कि हमारे संविधान की तीसरी विशेषता क्या है। तो अगर अपने संविधान की तीसरी विशेषता की बात करें तो वह क्या है, संसदीय प्रणाली।
हम लोग अपने संविधान में क्या देखते हैं कि हमारे संविधान में संसदीय प्रणाली है, संसदीय प्रणाली यानी पार्लियामेंट्री सिस्टम। अब आपके पार्लियामेंट्री सिस्टम को हमने लिया कहाँ से है, तो आपके ब्रिटेन से लिया है। इसको हमने लिया कहाँ से है, तो आपके ब्रिटेन से लिया है। तो आपके संसदीय प्रणाली के थोड़ा सा विशेषता को जानना होगा, क्योंकि यह क्या है, आपके संविधान की विशेषता है। तो चूंकि संसदीय प्रणाली हमारे संविधान की विशेषता है, तो हमें थोड़ा सा संसदीय प्रणाली की विशेषता को जानना होगा। तो जो इसकी पहली विशेषता होती है वह क्या होती है, पहले मैं आपको लिख रही हूँ फिर आपको समझाऊंगी, ठीक है। वास्तविक व नाम मात्र के कार्यपालिकाओं की उपस्थिति, कार्यपालिकाओं की उपस्थिति। हम लोग संसदीय प्रणाली में क्या देखते हैं कि जो इसकी पहली विशेषता है वह क्या है कि वास्तविक व नाम मात्र के कार्यपालिकाओं की यहाँ पे क्या है, उपस्थिति है। वास्तविक का मतलब क्या होता है, वास्तविक का मतलब होता है कि जो आपके प्राइम मिनिस्टर है यानी जो पीएम है वह क्या होंगे, हेड होंगे। और आपके नाम मात्र का मतलब क्या होता है कि जो आपके प्रेसिडेंट है वह क्या होते हैं, यानी जो हमारे राष्ट्रपति साहब होते हैं वह क्या होते हैं, नाम मात्र के हेड होते हैं, यानी आपके ऑफिशियल हेड होते हैं। जैसे कुछ भी चीज पर साइन करना है बस राष्ट्रपति करेंगे, लेकिन सारा काम करने का जिम्मेवारी यानी प्रशासनिक रूप से सारे कार्यों को कौन संभालते हैं, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर संभालते हैं। तो वही आपसे कह रहा है कि वास्तविक व नाम मात्र की कार्यपालिकाओं की उपस्थिति है कहाँ पे, तो आपके संसदीय प्रणाली में। और जो दूसरी विशेषता इसकी आती है जो कि एकदम अच्छी विशेषता है, वह क्या है, आपके विधायिका के प्रति कार्यपालिका का जवाबदेहिता। तो यहाँ पे लिखना है विधायिका के प्रति, विधायिका के प्रति कार्यपालिका का, कार्यपालिका का जवाबदेहिता। यानी जो हमारी कार्यपालिका है उसको आपके विधायिका के प्रति क्या होना है, जवाबदेहिता उसको सुनिश्चित करना है कि जो हमारी कार्यपालिका है जो भी कर रही है उससे आपके विधायिका के प्रति क्या करना है, जवाबदेहिता को सुनिश्चित करना है। तो ये इसकी सबसे अच्छी विशेषता है। और जो इसकी तीसरी विशेषता आती है वह क्या आती है कि हमारे सरकार के प्रति, कि जो हमारी सरकार है वह क्या होती है, आपके जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। तो यहाँ पे लिखना है सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी होती है, ठीक है। यानी जो हमारी गवर्नमेंट होती है वह क्या होती है, हमारे देश के जनता के प्रति क्या होती है, उत्तरदायी होती है, यानी रिस्पॉन्सिबल होती है कि जो भी वह काम कर रही है वह क्या है, जनता के हित के लिए होगी। और अगर उसके हित के लिए नहीं है तो उसको बताना होगा कि मतलब उसके प्रति जवाबदेहिता उसको सुनिश्चित करना होगा। तो ये आपका हो जाता है संसदीय प्रणाली की विशेषता। अब आते हैं हम लोग अपने चौथे विशेषता पे, जो कि आपके संविधान की क्या है, बहुत अच्छी विशेषता है। हम लोग अपने संविधान में देखते हैं कि हमें क्या दिया गया है, 6 मौलिक अधिकार दिया गया है। ये जो आपके 6 मौलिक अधिकार होते हैं वह हमारे व्यक्ति के चहुमुखी विकास के लिए क्या होते हैं, जरूरी होते हैं। अब चहुमुखी विकास क्या होता है, जैसे आपका भौतिक, बौद्धिक, नैतिक एवं आध्यात्मिक विकास को हम लोग क्या कहते हैं, चहुमुखी विकास बोलते हैं। तो यहाँ पे लिखना है फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल राइट, ठीक है। तो हम लोग क्या देखते हैं कि ये जो आपके मौलिक अधिकार होते हैं वह हमारे संविधान में 6 तरह के मौलिक अधिकार को दिया गया है, जो कि व्यक्ति के विकास के लिए क्या है, सबसे ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ पे लिखिएगा कि संविधान में 6 मौलिक अधिकारों, 6 मौलिक अधिकारों का प्रावधान किया गया है, प्रावधान किया
गया है, जो कि व्यक्ति के विकास के लिए क्या है, बहुत ज्यादा जरूरी है। यानी जो हमारे फंडामेंटल राइट होते हैं वह क्या होते हैं, आपके व्यक्ति के विकास के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। तो यहाँ पे लिखना है जो कि व्यक्ति के विकास के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। अब ये इसकी चौथी विशेषता हो जाती है। अब आते हैं हम लोग अपने संविधान के पांचवी विशेषता पे। ये जो आपकी पांचवी विशेषता आ जाती है वह क्या आ जाती है कि डीपीएसपी यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी। हमारे संविधान में आपके आर्टिकल 36 से लेके 51 तक आपके डीपीएसपी का प्रावधान किया गया है। ये जो हमारे डीपीएसपी होते हैं प्रकृति में गैर न्यायोचित होते हैं। गैर न्यायोचित का मतलब क्या होता है कि डीपीएसपी में जितने भी प्रावधान लिखे गए हैं उससे मनवाने के लिए आप सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। वह राज्य के ऊपर डिपेंड करता है कि जब परिस्थितियां अनुकूल हो तब क्या करेगी, वहां अपने राज्यों में लागू करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे लिखना है कि राज्य के कल्याणकारी विकास के लिए एवं सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना के लिए क्या किया गया है, हमारे संविधान में डीपीएसपी का प्रावधान किया गया है। तो लिखिए राज्य के कल्याणकारी विकास के लिए विकास व सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक विकास के लिए राजनीतिक विकास के लिए डीपीएसपी का प्रावधान किया गया है ठीक है, तो हमने क्या देखा कि आपके संविधान की जो चौथी विशेषता है फंडामेंटल राइट, जो कि आपके संविधान में 6 मौलिक अधिकारों का प्रावधान किया गया है, जो कि आपके व्यक्ति के विकास के लिए क्या है, बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर हम लोग पांचवी विशेषता क्या देखते हैं कि हमारे संविधान में डीपीएसपी का प्रावधान किया गया, जो कि आपके राज्य के कल्याणकारी विकास व सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक विकास के लिए क्या होता है, मतलब जरूरी होता है, और उसी सारी बातों का प्रावधान इसमें किया गया है। अब आते हैं हम लोग अपने जो छठे नंबर की विशेषता है उस पे आते हैं। तो हम लोग अपने संविधान में देखते हैं कि हमारा जो संविधान है वह क्या कहता है, धर्म निरपेक्ष राज्य की बात करता है। धर्मनिरपेक्ष राज्य का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा धर्मनिरपेक्ष को समझना है। इसमें बोला गया है कि हमारे राज्य का कोई अपना धर्म नहीं होगा, लेकिन जो हमारा राज्य होगा वह क्या करेगा, सभी धर्मों को समान आदर करेगा। तो यहाँ पे लिखिएगा राज्य का कोई अपना धर्म नहीं होता है, कोई अपना धर्म नहीं होता है, लेकिन वह सभी धर्मों का समान आदर करता है। लेकिन वह सभी धर्मों का क्या करता है, आपका समान आदर करता है, लेकिन वह सभी धर्मों का समान आदर करता है। यानी हम लोग भारत में ये नहीं देखते हैं कि जो हमारी सरकार है उसका किसी एक धर्म के प्रति झुकाव है, नहीं, हमारे भारत में क्या है, सभी धर्मों को समान रूप से देखा जाता है। और अब आते हैं 7वीं नंबर की विशेषता पे। तो 7वें नंबर की जो आपकी विशेषता है वह क्या है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार।
यानी इसमें क्या बोला गया है कि हमारे भारत के किसी भी व्यक्ति को एक निश्चित आयु प्राप्त करने के बाद क्या है, आपके वोट देने का अधिकार है। हम लोग देखते हैं कि आपके 1919 के भारत शासन अधिनियम में क्या किया गया था कि कुछ लोगों को ही वोट देने का अधिकार दिया गया था। जैसे जो लोग ज्यादा टैक्स को देते थे, जिनके पास ज्यादा धन था, वही लोग क्या कर सकते थे, केवल वोट दे सकते थे। लेकिन आपका जब संविधान बनाया गया तो उस संविधान में उस कमियों को दूर करने के लिए आपके इस बात को भी बताया गया कि हमारे संविधान की यह भी विशेषता है कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का अधिकार है। यानी यहाँ पे लिखिएगा एक निश्चित आयु प्राप्त करने के बाद, एक निश्चित आयु प्राप्त करने के बाद, प्राप्त करने के बाद, एक निश्चित आयु प्राप्त करने के बाद वोट देने का अधिकार, वोट देने का अधिकार। यानी अगर आप एक निश्चित आयु, वह निश्चित आयु क्या है, तो पहले जो वोट देने का अधिकार था वह क्या हुआ करता था, 21 वर्ष हुआ करता था। लेकिन 21 वर्ष से हमने क्या कर दिया है, आपके 18 वर्ष को कर दिया है। यानी 18 वर्ष के जब आप हो जाएंगे तो वोट दे सकते हैं लेकिन चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। यह किस हमारे संविधान संशोधन द्वारा किया गया था, तो 61 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1989 के तहत किया गया था। यानी 61वां संविधान संशोधन 1989 के तहत क्या किया गया, आपके 21 वर्ष का जो आयु था वोट देने का, उससे 18 वर्ष कर दिया गया। तो ये बात आपका 7वां विशेषता हो गया। अब आते हैं हम लोग अपने 8वें विशेषता पे। 8वें विशेषता में आपका एक और 8वीं विशेषता आता है मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य। हम लोग देखते हैं कि ये जो मौलिक कर्तव्य है यह आपके मूल संविधान में नहीं था। इसे सरदार स्वर्णसिंह समिति के सिफारिश के आधार पर क्या किया गया था, जोड़ा गया था। तो मौलिक कर्तव्य आपके संविधान में 11 दिए गए हैं। ये जो है आपका मौलिक कर्तव्य कोई कानूनी रूप से एकदम बाध्यकारी नहीं है कि आपको ये करना ही है। अगर झंडा गिरा है तो आपका ये मौलिक कर्तव्य बनता है कि आप उस झंडे को उठाकर कहीं अच्छे जगह रख दें। अब आपको कोई दंड नहीं दिया जाएगा कि झंडा गिरा है आपने उठाया क्यों नहीं, ठीक है। तो यह आपका बाध्यकारी नहीं है, इसको कानूनी तरीके से लागू नहीं किया जा सकता है। बोला गया है कि एक जो हमारा नागरिक है, यानी जो हमारे देश की नागरिक है, उसका यह कर्तव्य बनता है। तो यहाँ पे लिखना है कि मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य का प्रावधान नहीं था, प्रावधान नहीं था। जो भी हम अभी आपको विशेषता बता रहे, इसको बहुत अच्छे से डिटेल में अभी पढ़ेंगे हम लोग आगे, ठीक है। मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य का प्रावधान नहीं था। इसे सरदार स्वर्ण सिंह सिफारिश के आधार पर आपके किस संविधान संशोधन द्वारा, तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़ा गया। 42वें संविधान संशोधन के तहत 1976 में जोड़ा जाता है। 1976 में जोड़ा जाता है, ठीक है। तो ये बात हो गया आपका मौलिक कर्तव्य। अब मौलिक कर्तव्य के बाद जो आपकी 9वें नंबर की विशेषता आती है वह क्या आती है, आपकी एकल नागरिकता। यानी हम लोग अपने भारतीय संविधान की एक और विशेषता देखते हैं कि हमारे यहाँ पे क्या है, एकल नागरिकता है। नागरिकता यानी अमेरिका में अगर आप जाते हैं तो वहां पर क्या होता है कि अमेरिका में 50 राज्य है, 50 राज्यों का एक अलग सिटीजनशिप होता है, यानी नागरिकता होता है, और केंद्र का एक अलग से नागरिकता लेना पड़ता है। लेकिन हम लोग भारत में क्या देखते हैं कि आपके केंद्र एवं राज्यों की क्या होती है, एक ही नागरिकता होती है। और जो आपके 10वें नंबर की विशेषता आती है वह क्या आती है, आपकी स्वतंत्र न्यायपालिका।
अब इतना जो विशेषता है आपके संविधान के लिए ये बहुत ज्यादा मतलब कि क्या है, अच्छा है, और जो भी इम्पोर्टेंट विशेषताएं थी इसका हमने उसे कराया है। तो एक बार हम लोग इसका क्या कर लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं कि हमने संविधान की विशेषता को स्टार्ट किया, यानी फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमने आपको संविधान की विशेषता में सबसे पहली विशेषता क्या बताया कि जो भारतीय संविधान है वह क्या है, सबसे लंबा लिखित संविधान है। सबसे लंबा लिखित संविधान होने के पीछे के निम्नलिखित कारण थे, उसके कारणों को हमने बताया। तो पहला कारण आपका भौगोलिक कारण हो जाता है। भौगोलिक कारण का मतलब क्या होता है कि भारत का विस्तार, इतना बड़ा विस्तार है और इतनी ज्यादा विविधता है, ये भी एक कारण हो जाता है। दूसरा क्या हमने बताया, जम्मू कश्मीर को छोड़कर, आपके जम्मू कश्मीर को छोड़कर केंद्र व राज्य के लिए क्या बनाना था, एक ही संविधान बनाना था, ये भी एक कारण बन जाता है इतने बड़े संविधान होने का। फिर हमने क्या कहा कि संविधान सभा में कानून विशेषज्ञों का प्रभुत्व है, यानी जिन लोगों ने भी हमारे संविधान सभा को बनाया उसमें हम लोग क्या देखते हैं कि जितने भी लोग थे वो कानून के बहुत अच्छे जानकार थे, ये भी एक कारण हो जाता है। फिर हमने देखा ऐतिहासिक कारण। ऐतिहासिक कारण का मतलब क्या होता है कि 1935 का जो भारत शासन अधिनियम है उससे 70% भाग हमारे संविधान में लिया गया है। फिर हम लोग आते हैं अपने दूसरी विशेषता पे, जो कि क्या है, एकात्मक के साथ संघीय व्यवस्था की ओर झुकाव, यानी हमारे भारत में एकात्मक व्यवस्था भी है लेकिन हमारा संघीय व्यवस्था की ओर भी झुकाव है। अब हमने आपको संघीय व्यवस्था का मतलब समझाया कि संघीय व्यवस्था का मतलब ही होता है कम से कम दो स्तर की सरकार, यानी एक केंद्र सरकार और एक राज्य सरकार। और हम लोग देखते हैं एकात्मक व्यवस्था हमारे भारत में कब देखने को मिलता है, तो जब आपातकालीन की स्थिति हमारे भारत में लग जाती है तो वहां पे देखते हैं कि संविधान में बिना कुछ परिवर्तन किए राज्य की जो सारी शक्तियां होती है वो कहाँ चली जाती है, तो आपके केंद्र के पास चली जाती है। तो ये क्या दर्शाता है कि हमारे भारत में एकात्मक व्यवस्था भी है। फिर हमने आपसे कहा कि कहाँ गया भाई, एक और हमारा था, फिर हमने कहा, देखो ये कहाँ आ गया है हमारा। फिर हमने आपसे पूछा कि ऐसी हमारी भारत में कौन सी विशेषता है जो कि आपके भारत को क्या करती है, जो कि आपके भारत को क्या करती है, संघीय बनाती है। देखिए, तो हमने आपसे पूछा कि ऐसी कौन सी विशेषता है जो कि भारत को संघीय बनाती है और एकात्मक बनाती है। तो एकात्मक में हमने बताया कि हम लोग क्या देखते हैं कि सिंगल सिटीजनशिप देखते हैं जो कि भारत को एकात्मक बनाता है। फिर हम लोग देखते हैं केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, ये भी एकात्मक बनाता है। फिर अखिल भारतीय सेवा, जैसे आईएएस हो गए, आईपीएस हो गए, आईएफएस हो गए, इनकी नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा होती है लेकिन ये अपना सेवा कहाँ देते हैं, राज्यों में देते हैं। फिर हम लोग देखते हैं कि हमारे भारत में इंटीग्रेटेड जुडिशियरी सिस्टम है। ये सारी विशेषता एकात्मक को दर्शाती है। फिर हम लोग संघीय व्यवस्था पे आ जाते हैं। संघीय व्यवस्था में हमने देखा कि शक्तियों का विभाजन किया गया है। फिर लिखित संविधान है, उसमें बोल दिया गया है कि केंद्र और राज्यों के बीच में क्या किया जाएगा, शक्तियों का विभाजन किया जाएगा। फिर स्वतंत्र न्यायपालिका है, यानी आपके सभी राज्यों के लिए हाई कोर्ट है और एक हमारा सुप्रीम कोर्ट तो है ही। फिर हमने जो तीसरी विशेषता बताया आपके संविधान की, संसदीय प्रणाली, यानी हमारे संविधान में क्या है, तो संसदीय प्रणाली की व्यवस्था को हम लोग देखते हैं, जिसमें संसदीय प्रणाली की व्यवस्था, जो संसदीय प्रणाली है उसकी थोड़ा सा विशेषता को हमने बताया। तो क्या बताया कि वास्तविक व नाम मात्र के कार्यपालिकाओं की उपस्थिति, यानी वास्तविक कौन होते हैं, तो पीएम होते हैं, और ऑफिशियल हेड कौन होते हैं, हमारे प्रेसिडेंट होते हैं। ये सारी बातें बहुत अच्छे से डिटेल में आपको आगे बहुत अच्छे से समझाएंगे। फिर हमने बताया आपकी जो चौथी विशेषता है वह फंडामेंटल राइट है, पांचवी डीपीएसपी हो जाती है, और छवी आपकी धर्मनिरपेक्ष राज्य हो जाता है, सातवां सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार हो जाता है, और आठवां आपका मौलिक कर्तव्य, नौवां एकल नागरिकता, 10वां स्वतंत्र न्यायपालिका हमारे भारत में देखने को मिलता है। तो ये सारी क्या हो जाती है, आपके संविधान की विशेषताएं हो जाती है। ये आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये जो सेशन है आज का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा और थोड़ा सा हेल्पफुल होगा। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, नमस्ते।